गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन क्लास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। रेफरेंस वीडियोस क्लास में साथ में है, आप रेफरेंस वीडियोस दोबारा देख सकते हैं। टॉपिक के बाद सबसे पहला जो एक क्वेश्चन होता है वो ये कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमसे पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हों और चाहे वो हमारे होम एग्जाम्स हों। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, जो यूजुअली इसी तरह से ही पूछा जाता है, उसे मैंने सबसे पहले लिखा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने क्या बात करी थी, मेन पॉइंट क्या था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की बात करी थी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी। ठीक है, कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, T2G और EG सेट। अब आपको क्या याद रखना है कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो उसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्रेजेंट होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यानी 6 लिगेंड लगे होंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और टेट्राहेड्रल मीन्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है वो लोअर एनर्जी की होती है और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल हायर एनर्जी की होती है। और यही आपको टेट्राहेड्रल के लिए याद रखना है कि टेट्राहेड्रल के लिए T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी की होती है और EG लोअर की एनर्जी की होती है। क्यों याद रखना है? क्योंकि बेसिकली हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ CFT फॉर D5। ठीक है, तो आपसे D5 या D4 या D6 कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देख के आपको फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाया जाता है। तो अनटिल अनलेस आपको नहीं पता होगा कि लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल कौन सी हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए T2G लोअर एनर्जी की है, और जो रूल्स हमने पहले पढ़ रखे हैं कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ-बाउ रूल कहता है कि लोअर एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो पहले भरती हैं और उसके बाद हाई एनर्जी की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम करेंगे तो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में हम पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ CFT लिखना है, यानी हमें स्प्लिटिंग करके दिखाना है D5 के लिए। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, D5 का मतलब D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इफ़ कंडीशन दे रखी है। अब कंडीशन देखिए क्या है, ये सिंबल बना हुआ है डेल्टा ओ बोलिए या नॉट बोलिए, इज लेस देन पी। इसकी मीनिंग हमने समझी थी कि डेल्टा ओ का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी है। अगर आपको याद हो, VBT हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, हमने देखा था जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लगे हुए थे वहाँ वहाँ क्या हो रहा था, अगेंस्ट द हंट्स रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। ठीक है, जिसका एक्सप्लेनेशन VBT में नहीं था और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए CFT आई थी। तो अब इसी का ही बस आप मतलब समझ लीजिए, आप बहुत आराम से कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी जो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो रही है D ऑर्बिटल्स की, अगर वो एनर्जी कम है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, यानी स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगी तभी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी अगर कम है, ठीक है, सिंबल समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से बता देती हूँ, दिस स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी बात हो रही है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो व्हाट विल हैपन, इस केस में जो हंट्स रूल है वो फॉलो होगा, हंट्स रूल फॉलो होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत कम हो रही है, एनर्जी गैप बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन आराम से T2G से EG में जंप कर जाएंगे और पहले हंट्स रूल ही चलेगा। तो जब हम D5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और O लगा हुआ है या नॉट सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो जो T2G सेट है वो लोअर एनर्जी का होगा। तो अगर बैरी सेंटर से हम बात करते हैं, हम स्प्लिटिंग दिखाते हैं बैरी सेंटर से, तो हम कुछ इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। ये आ जाता है हमारा T2G, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हम दिखाते हैं, और EG में हमारी
दो आती हैं, ये Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है, तो 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरा यहाँ गया। अब ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो अगर हम D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? नंबर 1 के लिए, फर्स्ट के लिए T2G3, 3 इलेक्ट्रॉन T2G में रहेंगे, T2G3 और Eg2, राइट। अब दूसरी कंडीशन देखिए, इसकी रिवर्स है। स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में नहीं जा पाएंगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है। व्हाट विल हैपन? ये जाएगा अगेंस्ट हंट्स रूल, अगेंस्ट हंट्स रूल, राइट। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, T2G ही लोअर एनर्जी की होगी, तो जब हम 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो किस तरह से होगी? T2G, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? T2G में ही, दूसरा भी T2G, तीसरा भी T2G, और उसके बाद जब 4th इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा तो वो Eg में नहीं जाएगा। क्यों Eg में नहीं जाएगा? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इतना एनर्जी बैरियर वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन भी T2G में रहेगा और 5th इलेक्ट्रॉन भी T2G में रहेगा। तो उस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा T2G5 और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, Eg हो जाएगा 0। तो बस इतना सिंपल अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप आराम से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यही अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन होता तो 6th इलेक्ट्रॉन भी कहाँ रहता? T2G में ही रहता, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता T2G6 Eg0। लेकिन अगर D7 दिया होता तो 6 कंप्लीटली जब भर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन Eg में मूव करेंगे, ठीक है। और इस केस में हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस बन के आएंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। और यहाँ जब हंट्स रूल फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है और वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेंगे। हम लोगों ने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्पिन भी कैलकुलेट करी थी जब हमने पूरी टेबल बनाई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CFT से बस यही आपका रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो D5 दिया जाए, D4, D6, D7 जो भी दिया जा रहा है, कंडीशन इस तरह से रहेगी। और आपको इसको कैसे समझना है मैं फिर से बता दूं कि स्प्लिटिंग एनर्जी देखना है, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम आ रही है पेयरिंग एनर्जी से तो हंट्स रूल फॉलो होगा, और जैसे फिलिंग होती है पहले सब सिंगल सिंगल ऑर्बिटल भरेंगी और फिर पेयरिंग शुरू होगी। लेकिन अगर स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है तो सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले जब T2G में भर जाएंगे उसके बाद Eg में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होगी। और यही क्वेश्चन ईयर बिफोर लास्ट आया है, ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 ऑन द बेसिस ऑफ CFT दिस एंड दिस, कंडीशन दे रखी है। तो सेम क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा गया है और इसी तरह का ही क्वेश्चन आता है। अब इसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है, तो हम वो और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बेसिकली NCERT का ही पार्ट है, NCERT में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इस वेरिएबल को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अभी हमने यहाँ बनाया था ये डायग्राम कुछ इस तरीके से, और ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा था इसी को हम बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है क्योंकि T2G लोअर एनर्जी की है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बना हुआ है डायग्राम। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि CFSE इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स T2G एंड Eg। तो जो T2G और Eg में एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज ओनली कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करेगा? तो इसका मैग्नीट्यूड जो अभी हमने यहाँ पे दो कंडीशंस लिखी थी कि अगर ये एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से तो इस केस में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड्स आएंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विल बी फॉर्म्ड। लेकिन अगर डेल्टा O या डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, एनर्जी गैप एनर्जी डिफरेंस T2G और Eg में बहुत ज़्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, तो लिगेंड्स विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विल बी
फॉर्म्ड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो वैल्यू है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की, वो यही डिसाइड करती है कि किस तरह का कॉम्प्लेक्स बन के आएगा। अगर ये स्प्लिटिंग कम हो रही है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और अगर ये स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन के आएंगे। और डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है CFSE की, कि दो T2G और EG, जो दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, उसमें जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज ओनली कॉल्ड CFSE। एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8.17 यानी क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इट। अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी, हर लिगेंड क्या कर रहा था, अलग अलग स्प्लिटिंग कॉज कर रहा था। तो वो जो डिफरेंस आ रहा था, अलग अलग स्प्लिटिंग कॉज आ रही है, अलग अलग एनर्जी जो बन के आ रही है, उसके हिसाब से हमने लिगेंड्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, और वो जो सीरीज ऑब्टेन हो रही थी उसी को ही हम बोल रहे थे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब इसी को हम अगर ट्रांसलेट करके बोल दें तो डेफिनेशन आ जाएगी, द सीरीज ऑफ लिगेंड्स in which the ligands are arranged in an increasing order of field strength is called spectrochemical series। जिसको आपको याद करने के लिए मैंने एक वर्ड CP नॉक्स भी बताया था। अब आप उसको रिवर्स करके लिख सकते हैं क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं। तो CP नॉक्स की अगर हम को रिवर्स करके लिखें तो हेलोजेंस जो हैं उन सबसे कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हेलोजेंस आते हैं। हेलोजन के बाद हमारे पास ऑक्सीजन वाले हमने कहा था जो लिगेंड्स हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल और ऑक्सलेट C2O4 2-, जिसको अगेन हमने जब बात करी थी तो कहा था कि अगर कोबाल्ट के साथ ऑक्सलेट लगा हो तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगता है। वाटर, ये सब ऑक्सीजन वाले आ जाएंगे। देन नाइट्रोजन वाले हमारे लिगेंड्स आ जाएंगे, जैसे कि NH3 है, EN है, ठीक है। और उसके बाद फॉस्फोरस के हैं जो आपके कोर्स में कोई एग्जाम्पल दे नहीं रखा है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। और उसके बाद हमारे कार्बन वाले आ जाएंगे जिसमें साइनाइड है और कार्बोनिल है। तो कितना सिंपल है, अगर आपने ये वर्ड याद रखा हुआ है CP नॉक्स तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। आप दिखा भी सकते हैं, इस तरह से एरो बनाइए और दिखा दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। और यही लिगेंड्स को जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर दिया है तो द सीरीज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बहुत सिंपल सा इसका भी आंसर है, कैसे आप डिफरेंस बताएंगे। तो अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं दे कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, वेयर एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, दे कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो क्या होता है, अगेंस्ट द हंट्स रूल जाके पेयरिंग हो जाती है। तो बस हमें वही बात बोलनी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं SFL, दे कैन कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द हंट्स रूल एंड दे फॉर्म लो स्पिन complexes। तो these are the questions which are based on crystal field theory। आपने थ्योरी को डिटेल में पढ़ लिया है, समझ लिया है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी बात हो गई है। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से करिए। उसमें जो डेफिनेशंस आ रही हैं वो भी बात हो गई, और मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ही पूछा जाता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही पूछा जाता है। अब इसका भी रीज़न क्या है कि क्यों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ही बात होती है। तो इफ़ यू रिमेंबर जब हमने डिटेल में बात करी थी टेट्राहेड्रल, तो हमने कहा था टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग वैसे भी बहुत कम होती है, ऑक्टाहेड्रल के कंपैरेटिवली 4/9 कम होती है। यानी अगर हम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी निकालें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो डेल्टा T जो है वो 4/9 होती है डेल्टा नॉट या डेल्टा O के। तो स्प्लिटिंग ऑलरेडी बहुत कम है, तो बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगेंस्ट द हंट्स रूल जाके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपसे रीजनिंग में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों रेयरली ऑब्जर्व्ड होते हैं, तो उसका रीज़न ही यही है कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है या जो स्प्लिटिंग है वो कम कॉज होती है। ऑक्टाहेड्रल के कंपैरेटिवली वो एनर्जी काफ़ी कम है, 4/9 है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी का। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे टेट्राहेड्रल के केस में। So with this, the revision for this chapter is over. Thank you so much, students.